Hello everyone. Today's topic is attitude. Attitude is a part of individual behavior. So today we will discuss in detail what is attitude. An attitude is a predisposition to respond in a positive or negative way to someone or something in one's environment. तो ये क्या बोल रहा है कि एटीट्यूड क्या है? ये एक प्री डिस्पोजिशन है. प्री डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक पहले की जो आदत होती है किसी इंसान की. प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि एक तरीके से आदत, यानी कि जो उसके नेचर में, उसके स्वभाव में पहले से चीज़ है, या किसी उसकी जो है वो आदत जो है वो रेगुलरली कंसिस्टेंटली है, तो उसे प्री डिस्पोजिशन बोलते हैं. तो किसी का जो है एटीट्यूड वो एक प्री डिस्पोजिशन है टू रिस्पॉन्ड इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे टू समवन. तो वो उसकी क्या आदत है किसी दूसरे पर्सन को रिस्पॉन्ड करने की, क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है टू समवन और समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को लिए, किसी भी चीज़ को लेकर या किसी पर्सन को लेकर इन वंस एनवायरनमेंट, यानी कि उसका जो एनवायरनमेंट है, तो उसकी क्या एटीट्यूड जो है वो कैसे बनता है. बेसिकली कि जिस तरीके की उसका प्री डिस्पोजिशन है, यानी कि वो ऑलरेडी उसके माइंड में है, कि एडवांस में है, कि माइंड में कि उसे क्या एक्शन लेना है, उसकी क्या आदत है. तो एक एक्टिविटी जो है उसकी तरफ उसका क्या पॉजिटिव जो है वो रिएक्शन होगा या नेगेटिव होगा, तो इसे हम एटीट्यूड बोलते हैं. It reflects the feelings and beliefs that largely determines how employees will perceive their environment. यानी कि ये क्या करता है, आपका रिफ्लेक्ट करता है फीलिंग्स एंड बिलीव्स, जो कि डिटरमाइन करती है कैसे एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम करते हैं और रिएक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में. It represents our behavioral tendencies towards a specific object, इवेंट, पीपल और सिचुएशन. एटीट्यूड जो है बेसिकली एम्प्लॉय का वो रिप्रेजेंट करता है उसका बिहेवियर, कि वो सर्टन ऑब्जेक्ट, कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए उसका क्या बिहेवियर है, पर्टिकुलर इवेंट के लिए उसका कैसा एटीट्यूड है, और कंसर्न पीपल, जो भी उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए उसका क्या जो है वो एटीट्यूड है, और सिचुएशन में वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, या क्या उसका एटीट्यूड जो है वो रोल प्ले करता है. Now we have some components of an attitude. So let's discuss the various components of attitude. First one is cognitive component. What is cognitive component? It is the opinion part of the attitude. यानी कि opinion part जो हमारे behavior में होता है, nature में होता है, वो जो है चीज़ वो cognitive component होता है. The belief, knowledge or information that a person possesses forms the cognitive part of the attitude. They are already within an attitude. यानी कि ओपिनियन, जैसे हम बोलते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर, या अब हम अपने एम्प्लॉयज़ से जो है वो डिस्कशन करते हैं किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उनसे पूछा जाता है कि उनका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर, तो यानी उनकी क्या राय है. तो बेसिकली वो आपका माइंड से जुड़ी हुई चीज़ होती है. इंडिविजुअल के जो माइंड में जो चीज़ें चल रही होती है, या जिस तरीके से उसका सोचने का जो है वो व्यवहार है, वो उस हिसाब से अपना ओपिनियन जो है वो देगा अपने कलीग्स को या अपने टीम मेंबर्स को. तो इसलिए कॉग्निटिव कंपोनेंट जो बेसिकली है वो ओपिनियन से जुड़ा हुआ है, वो बेसिकली माइंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो अपने माइंड में सोच के उसको जो है सोचेगा और फिर जो है वो उनके साथ डिस्कस करेगा या उन्हें अपनी राय देगा. देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज अफेक्टिव कंपोनेंट. इट इज़ द फीलिंग पार्ट ऑफ द एटीट्यूड. It basically is concerned with the evaluation of an object or situation and is often expressed as good or bad, love or hate, like or dislike. यानी कि ये जो पोर्शन है आपका अफेक्टिव कंपोनेंट जो एटीट्यूड में होता है, वो हमारा बताता है सिचुएशंस के लिए या पर्सन या पीपल के लिए हम उसको किस तरीके की फीलिंग जो है वो रखते हैं. यानी कि मैं इस चीज़ को पसंद करती हूँ, कोई इस चीज़ को पसंद नहीं करता है, और जो है कंपनी में कोई नया प्रोजेक्ट आया है तो कुछ उसको एम्प्लॉयज़ पसंद करेंगे, किसी एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगेगा, कोई उसे पसंद नहीं, डिसलाइक करेंगे.
ठीक है। तो कंपनी में जब भी जो है एम्प्लॉयज़ की जो ब्रेक होती है तो उन लोगों को वो अच्छी लगती है और उन्हें काम करना उसके बाद बुरा लगता है। तो बेसिकली ये सब जो फीलिंग जो है वो आपको किस तरीके की फीलिंग आ रही है सर्टन इवेंट्स को लेकर या कोई भी चीज़ों को लेकर, वो जो फीलिंग हम एक्सप्रेस करते हैं वो हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट होता है हमारे एटीट्यूड का। देन थर्ड वन इज बिहेवियरल कंपोनेंट. It is the acting part of the attitude. It represents the manner in which one respond to a particular object. यानी कि हम कैसा एक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी सिचुएशन में या किसी भी चीज़ के लिए एक ह्यूमन जो है वो किस तरीके से एक्ट करता है, उसका क्या रिएक्शन होता है। तो ये होता है आपका बिहेवियरल कंपोनेंट में अंदर आता है। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट बेसिकली ओपिनियन से जुड़ा हुआ है। अफेक्टिव कंपोनेंट इज रिलेटेड टू फीलिंग पार्ट ऑफ द माइंड एंड बिहेवियरल कंपोनेंट इज रिलेटेड विद द एक्टिंग पार्ट ऑफ द एटीट्यूड, कि हाउ द पर्सन एक्ट्स इन द सिचुएशन, द पर्टिकुलर सिचुएशन। तो बोथ अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, फीलिंग्स एंड बिलीव्स इन्फ्लुएंस द बिहेवियरल कंपोनेंट। तो जो अफेक्टिव और कोग्निटिव कंपोनेंट्स है जो शुरू के दो, वो थर्ड जो है कंपोनेंट बिहेवियरल को इन्फ्लुएंस करते हैं कि क्योंकि हम यहाँ अफेक्टिव में हम लोग सोचते हैं अपने माइंड में उस चीज़ को बारे में वो सोचता है। कोग्निटिव में वो सोचता है अपने माइंड में, एंड फिर अफेक्टिव में जो है वो उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स जो है वो क्रिएट होती है उस ऑब्जेक्ट के प्रति कि वो उसे पसंद करता है या नहीं पसंद है, और फिर उसका एक्ट जो है वो रिएक्शन जो है वो बिहेवियरल कंपोनेंट में नज़र आता है थ्रू हिज एक्टिंग। जो भी वो एक्ट करेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर, उसकी जो एक्टिंग होगी वो हम लोग बिहेवियरल कंपोनेंट में देखेंगे। तो बिहेवियरल कंपोनेंट जो बेसिकली है फर्स्ट टू कंपोनेंट्स जो है वो कोग्निटिव और इफेक्टिव, इनसे इन्फ्लुएंस होता है। तो ये हमने जो है वो लास्ट 3 कंपोनेंट्स जो है वो कर लिए हैं एटीट्यूड के। नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द एटीट्यूड। डेनियल कैट्स जो है उन्होंने 4 फंक्शन दिए थे एटीट्यूड के। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट वन इज एडजस्टमेंट फंक्शन, देन सेकेंड इज ईगो डिफेंसिव फंक्शन, थर्ड इज वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, and the fourth one is knowledge function. So let us discuss in detail about these 4 functions. First function is adjustment function. Adjustment function क्या बोलता है? Attitude often help people to adjust their work environment. यानी कि जैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो है ये पूरा सीरीज़ चल रही है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एडजस्टमेंट फंक्शन जो है वो एटीट्यूड का एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को एडजस्ट करता है किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में। जो भी आपका वर्क का एनवायरनमेंट होता है, एम्प्लॉयज़ जो है वो कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू एडजस्ट देमसेल्फ इन द एनवायरनमेंट। चाहे वो एनवायरनमेंट कैसा भी हो, अगर उन्हें कुछ चीज़ें वहाँ पसंद आ रही है, कुछ नहीं पसंद आ रही है, पर उन्हें जो है उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना ही पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट फंक्शन है जो कि हम जो है पर्सनैलिटी, हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये फंक्शन होता ही होता है। हम लोग बहुत जगह एडजस्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रूममेट्स के साथ, हम लोग अपने घर में हर जगह जो है हमें एडजस्ट करना पड़ता है अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ। तो वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो एटीट्यूड का जो ये फंक्शन है, ये जो है इंडिविजुअल को हेल्प करता है। When employees are well treated, they are likely to develop a positive attitude towards management and the organization. जब एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट किया जाता है तो उनका ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब एम्प्लॉयज़ को क्रिटिसाइज किया जाता है एंड गिवन अ मिनिमल सैलरी, दे आर लाइकली टू डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। वही सिमिलरली अगर उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाएगा बहुत ज़्यादा और उन्हें अगर सैलरी कम दी जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है कि एम्प्लॉयज़ का जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो क्रिएट होगा मैनेजमेंट की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो these attitudes help employees adjust to their environment and are a basis for future behavior. तो ये सब चीज़ें हेल्प करती है एम्प्लॉय को कि एडजस्ट करने के लिए उस एनवायरनमेंट में। The adjustment function directs people towards pleasurable or rewarding objects and away from unpleasant undesirable ones.
तो हमें जो है एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो हमारी लाइकिंग और हमारी डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क नहीं करती है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को जो है ये उसका बिहेवियर में होना चाहिए कि वो अपने आप को एडजस्ट कर सके उस एनवायरनमेंट में, जैसा भी वो एनवायरनमेंट है उसके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसे उसको एक्सेप्ट करना ही होगा और उसको एक चैलेंजिंग रूप में लेके आगे बढ़ना ही होगा। क्योंकि अगर वो ये नहीं करेगा एम्प्लॉय, तो बहुत जल्दी वो जो है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं कर पाएगा और जो है बहुत ही वो उसे जो है वो नेगेटिव फील होगा। तो इसलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा फंक्शन है एटीट्यूड का। अगर हम एडजस्टमेंट जो है फंक्शन को अपने नेचर में डेवलप कर लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में ले आते हैं, एटीट्यूड में ले आते हैं, तो हमें हर जगह जो है वो हमें नेगेटिविटी नज़र नहीं आएगी। कई बार हम लोग, अगर आप सपोज़ जो है वो और किसी एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन स्विच किया, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में उसने काम करना शुरू किया, तो वहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ डेवलप हो गई कि जो बहुत ज़्यादा उसके लिए हर्डल क्रिएट कर रही है, बट वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो आपको टीम मेंबर्स होंगे, आपके कलीग्स होंगे, प्रोजेक्ट टीम्स होती हैं आपकी, आपके बॉस हैं, आपके सुपीरियर हैं, उन सब के साथ आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एटीट्यूड का। एंड देन नेक्स्ट फंक्शन इज ईगो डिफेंसिव फंक्शन, यानी कि हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं, उसे बचाते हैं। सो अब हम डिस्कस में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इट? द ईगो डिफेंसिव फंक्शन रेफर्स टू होल्डिंग एटीट्यूड दैट प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एस्टीम और दैट जस्टिफाई एक्शंस दैट मेक्स अस फील गिल्टी। यानी कि हम अपने सेल्फ एस्टीम को, अपने रिस्पेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए, उसे सही दिखाने के लिए और अपने एटीट्यूड को सही रखने के लिए उसको हम क्या करते हैं, एक ईगो डिफेंसिव फंक्शन होता है हमारे एटीट्यूड के अंदर। अगर हमें कोई गलत कह रहा है तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, मैंने ये चीज़ गलत नहीं की, मैंने ये सही, हम एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एटीट्यूड के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम ईगो डिफेंसिव है। तो वो हमारी उस चीज़ को ना, रिस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को जस्टिफाई करता है, वो जस्टिफिकेशन देने लगता है। अगर सपोज़ कोई सुपीरियर, कोई बॉस जो है वो अपने सबॉर्डिनेट को डांट रहा है जो है किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो उसकी जो है वो वर्क से सेटिस्फाई नहीं है, तो एम्प्लॉय जो है वो एकदम से क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन देने लगेगा अपनी चीज़ों की, क्योंकि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है वो इस तरीके से खो नहीं सकता है, उसको होल्ड करना चाहता है। तो ये जो है फंक्शन एक जो है ईगो डिफेंसिव, वो हर ह्यूमन के अंदर होता है। This function involves psychoanalytical principles where people use defense mechanisms to protect themselves from psychological harm। यानी कि जैसे हमने साइकोएनालिटिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे, थ्योरी हमने अभी पिछले जो है लेक्चर में पढ़ी थी। साइकोएनालिटिक थ्योरी में हमने ईगो जो है वो ईगो क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था। हमारे जो बॉडी के अंदर, ह्यूमन माइंड के अंदर जो ईगो जो है वो रोल प्ले करता है, वो इंसान को बहुत सारी चीज़ों से बचाता भी है और बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाता भी है, और उसे जो है वो समझाता भी है कि अगर हमारी इंट्यूशंस कुछ कह रही हैं कि मैं जो है कोई ऐसा काम करूं जो हार्मफुल है, तो हमारा ईगो जो है वो उसको समझाएगा माइंड में कि नहीं, ये इसके जो रिज़ल्ट होंगे वो सही नहीं होंगे, इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। दूसरा साइकोलॉजिकल चीज़ों से भी कि हाँ, हमें जो है अपने ईगो को डिफेंस भी करना है। ये भी नहीं होना चाहिए कि हमें कोई डांट दे और हम इतना बुरा उसको फील करें कि हमें जो है वो उस चीज़ से ओवरकम ही ना हो पाए हम लोग, और उसको बहुत जो है एक डिप्रेस्ड वे में उसको ले कंसीडर कर ले चीज़ को। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है आपकी साइकोलॉजिकल वे में आपको हेल्प करती है, हार्म से बचाती है कि माइंड के अंदर इतना भी डिप्रेशन भी नहीं क्रिएट होना चाहिए। अगर आपको कोई बुरा बोल देता है या आपकी किसी चीज़ को पसंद नहीं करता है, तो ईगो जो है वो उसको डिफेंस करता है, उसे जस्टिफाई करता है लोगों के सामने। देन मैकेनिज्म इंक्लूड डिनाइल, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन एक्सेट्रा। यानी कि जो भी डिनाइल हम फेस करते हैं अपनी वर्क लाइफ में, प्रोजेक्शंस हैं, कुछ रिजेक्शंस हैं, वो भी ये सब चीज़ें फेस करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ईगो डिफेंस जो फंक्शन है वो रोल प्ले करता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल बढ़ते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, an older manager whose decisions are continually challenged by a younger subordinate manager। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पुराना मैनेजर है, ओल्ड मैनेजर है, तो उसके डिसीजंस को कौन चैलेंज कर रहा है? यंगर सबऑर्डिनेट। यंगर सबऑर्डिनेट उनका जो है वो उससे
यानी कि लो लेवल वाला सबऑर्डिनेट मैनेजर उसको जो है वो चैलेंज कर रहा है उसके डिसीजंस के लिए। तो मैनेजर में फील दैट द लेटर इज ब्रश कोकी इमेच्योर एंड इनएक्सपीरियंस। तो वो जो यंगर सबऑर्डिनेट है वो उसको इनएक्सपीरियंस्ड समझ रहा है, पर वो लगातार उसको चैलेंज कर रहा है। इन ट्रूथ द यंगर सबऑर्डिनेट मे बी राइट इन चैलेंजिंग द डिसीजन। तो शायद जो है ये सच है कि जो यंगर जो सबऑर्डिनेट जो है वो उसको जो चैलेंज कर रहा है वो सही पॉइंट जो है वो बोल रहा है, और उसको जो चैलेंज कर रहा है डिसीजंस के लिए वो ही इज़ राइट। तो क्या होता है, द ओल्डर मैनेज मे नॉट बी वेरी इफेक्टिव लीडर एंड मे कंस्टेंटली मेक पुअर डिसीजंस। तो ओल्डर मैनेज जो है वो इतना इफेक्टिव डिसीजंस या लीडर जो है वो नहीं बन पा रहा है, और वो जो है वो लगातार पुअर डिसीजंस, गलत डिसीजंस ले रहा है। तो on the other hand, the old manager is not going to admit this, but he will try to protect the ego by blaming the other party. तो अब डिसीजंस यहाँ पे जो ओल्डर मैनेजर है वो गलत ले रहा है, उसे पता है ये चीज़ कि वो लैग कर रहा है इस चीज़ में और वो सही डिसीजंस नहीं ले पा रहा है। उसे पता है कि यंगर सबऑर्डिनेट जो है वो सही बोल रहा है, पर वो क्या कर रहा है यहाँ पर, वो इस चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा है। उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि यंगर सबऑर्डिनेट इज़ राइट और मैं गलत हूँ, ये इस तरीके से तो वो बोल नहीं सकता है। तो उसे ये चीज़ मालूम है अंदर से कि वो सही बोल रहा है और वो डिसीजंस जो है वो ओल्ड मैनेजर सही नहीं ले पा रहा है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, अपने ईगो को डिफेंस करने के लिए वो ब्लेम जो है वो अदर पार्टी पे डाल रहा है। ट्राई टू प्रोटेक्ट द ईगो बाय ब्लेमिंग द अदर पार्टी। तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने सेल्फ एस्टीम को जो है होल्ड करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए वो क्या कर रहा है, अदर पार्टी पे ब्लेम डालने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अपने ईगो को डिफेंस कर रहा है। तो ये हमारा दूसरा जो है फंक्शन हो गया। पहला फंक्शन था एडजस्टमेंट फंक्शन, दूसरा है ईगो फंक्शन, ईगो डिफेंसिव, देन द थर्ड वन इज वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन. So let's discuss this principle. Whereas ego defensive attitude are formed to protect a person's self image. तो जैसे कि ईगो डिफेंसिव फंक्शन जो था वो उस पर्सन की सेल्फ इमेज को जो है सही करने के लिए फंक्शन बनाया गया है। तो वैल्यू एक्सप्रेसिव एटीट्यूड एनेबल द एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सनस सेंट्रली हेल्ड वैल्यूज़। तो वैल्यू एक्सप्रेशन एटीट्यूड जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जो एनेबल करता है आपके एक्सप्रेशन को, पर्सन्स के एक्सप्रेशन को सेंट्रली जो है वो हेल्ड करने के लिए। मतलब तो यहाँ पे यानी कि वो क्या कर रहा है, पर्सन अपनी सेंट्रल वैल्यू को जो है वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, अपनी वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। कैसे? सेंट्रल वैल्यूज टेंड टू एस्टेब्लिश आवर आइडेंटिटी एंड गेन अस सोशल अप्रूवल, देयर बाय शोइंग अस हु वी आर एंड व्हाट वी स्टैंड फॉर। यानी कि जो है वो अपनी वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करेगा कंपनी के अंदर, अपनी आइडेंटिटी को जो है वो एक्सप्रेस करेगा, शो करेगा कि वो कौन है और किस पर्पस के लिए वो स्टैंड करते हैं, किस सोसाइटी में वो स्टैंड करते हैं, और मतलब और उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इस तरीके के जो है वो एक्सप्रेस जो है वो अपना करेगा कंपनी के अंदर। सम एटीट्यूड्स आर इम्पॉर्टेंट टू अ पर्सन बिकॉज दे एक्सप्रेस वैल्यूज़ दैट आर इंटीग्रल टू दैट पर्सन सेल्फ कॉन्सेप्ट। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी जो है वो ज़रूरी होती है, कुछ चीज़ें एटीट्यूड के अंदर जो कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती है जो उसे कन्वे करनी पड़ती है, एक्सप्रेस करनी पड़ती है, जो कि पर्सन की सेल्फ कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई होती है, उसे वो बोलनी ही पड़ती है। कुछ सिचुएशंस में ऐसी चीज़ें आती है, तो वहाँ पे जो है ये फंक्शन रोल प्ले करता है एटीट्यूड का, कि वो अपनी वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करता है कंपनी के अंदर। Therefore, consumers adopt certain attitude to translate their values into something more tangible and easily expressed. यानी कि कंज्यूमर जो है वो अडॉप्ट करते एक ऐसा एटीट्यूड जो उनकी वैल्यूज़ को ईजिली ट्रांसलेट कर सके, मोर एक्सप्रेस, मतलब बहुत अच्छे इजी वे में जो है वो मोर रिलायबल तरीके से एक्सप्रेस कर सके, तो वो चीज़ें वो अडॉप्ट करते हैं। आवर वैल्यू एक्सप्रेसिव एटीट्यूड आर क्लोजली रिलेटेड टू आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट। हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट से जो जुड़ी हुई जो बेसिकली चीज़ें होती है, हमारे अपने बने हुए जो खुद के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं अपने एटीट्यूड में, कि मेरा जो सोचना है या मेरा मानना है या अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, तो यहाँ पे वो ये चीज़ एक्सप्रेस करता है। वन हुज सेंट्रल वैल्यू इज फ्रीडम, the individual may express very positive attitude towards the decentralization of authority in the organization,
फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, रिलैक्सेशन ऑफ रेस्ट। यानी कि अगर किसी का जो है वो सेंट्रल वैल्यू फ्रीडम है, सपोज अगर किसी की जो है सेंट्रल वैल्यू उसका जो है वो फ्रीडम है, यानी कि वो फ्रीडम चाहता है, तो अगर कंपनी के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि अथॉरिटीज़ को, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन मैनी हैंड्स, तो वो पर्सन जो है जिसकी सेंट्रल वैल्यू फ्रीडम है, ही विल फील वेरी पॉजिटिव एंड वेरी हैप्पी टुवर्ड्स दिस डिसीजन कि जो है अथॉरिटी जो है वो हमारी सबके हाथों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है मैनी हैंड्स में। अब ज़्यादा इजीली वर्क हो पाएगा, ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो है हम लोग इजीली जो है वो जल्दी काम कर पाएंगे। कम्युनिकेशन भी जो है वो जो कम्युनिकेशन की जो लाइन है वो छोटी हो गई है। फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल्स या रिलैक्सेशन ऑफ ड्रेस स्टैंडर्ड्स, तो अगर ये छोटी चीज़ें एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल्स यानी कि थोड़ा सा शेड्यूल में ऊपर नीचे अगर कर दिया जाता है टाइमिंग्स में, तो ये चीज़ें एम्प्लॉय को खुश करती है, पॉजिटिवली वो लोग इस चीज़ को लेते हैं, इस एटीट्यूड को, और बेटर काम करते हैं कंपनी के अंदर। और जैसे कि रिलैक्सेशन ऑफ ड्रेस स्टैंडर्ड, यानी कि अगर उनका कुछ पर्टिकुलर बहुत स्ट्रिक्ट रिजिड जो है वो ड्रेसिंग स्टैंडर्ड है उनका, तो अगर हम उसको थोड़ा सा लिबरल कंपनी उसको कर देती हैं, तो शायद यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत अच्छे से काम करना जो है वो शुरू कर दे। तो ये सब वो एक्सप्रेस करता है कंपनी के अंदर, ये वैल्यूज़ एक्सप्रेस करता है, यानी कि क्या वो सोचता है, सेल्फ उसके कॉन्सेप्ट से जुड़ा होता है। वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्फ कॉन्सेप्ट से ये जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या है। मुझे अगर थोड़ी सी लिबर्टी पसंद है, अपने शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी अगर पसंद है, तो अगर मेरी उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो वो अपनी चीज़ को उसको एक्सप्रेस करना चाहता है, और जो है और भी कंपनी में जो है वो अच्छे से काम करना चाहेगा उसके बाद। तो ये हमने फंक्शंस जो है 3 कर लिए। अब जो है चौथा फंक्शन है आपका नॉलेज फंक्शन। व्हाट इज़ नॉलेज फंक्शन, इसे डिटेल में करते हैं। द नॉलेज फंक्शन रेफर्स टू अवर नीड विच इज़ कंसिस्टेंट एंड रिलेटिवली स्टेबल। नॉलेज फंक्शन क्या है? नॉलेज यानी कि जानना। क्या जानना? अवर नीड, हमारी क्या नीड है जो कि कंसिस्टेंट है और रिलेटिवली स्टेबल है, यानी कि जो है कंटिन्यूस है। जो आपकी हमारी जो नीड है वो कंसिस्टेंट है, वो हमारी नीड हमेशा से चली आ रही है, डेली आ रही है और स्टेबल है एक तरीके की। ये नहीं कि हर घंटे या हर दिन बदल रही है, नहीं। दिस अलाउज अस टू predict what is likely to happen and so gives us a sense of control। तो नॉलेज फंक्शन बेसिकली हमारे एटीट्यूड में एक ऐसा रोल प्ले करता है कि एक प्रडिक्शन ये करता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या नीड है, इसको जो है वो प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, और क्या होने वाला है, और हमारे जो माइंड में सेंस ऑफ कंट्रोल भी ये जो है वो बना के रखता है। सम एटीट्यूड्स आर यूजफुल बिकॉज दे हेल्प टू मेक द वर्ल्ड मोर अंडरस्टैंडेबल। तो कुछ एटीट्यूड्स जो हैं पर्सन के अंदर बहुत ज़रूरी भी होते हैं, क्योंकि वो हेल्प करते हैं वर्ल्ड को बहुत बेहतर तरीके से समझने में। They help people ascribe causes to events and direct attention towards features of people or situations that are likely to be useful in making sense of them. Consequently, they help to make the world more understandable, predictable, and knowledgeable. Knowing a person's attitude helps us predict their behavior. तो अगर हम किसी के एटीट्यूड को जो है वो समझ पाएंगे बेहतर तरीके से, तो हम बेटर प्रिडिक्ट कर पाएंगे और बेटर जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे, तो उस हिसाब से वो उन्हें काम असाइन कर पाएंगे, अथॉरिटी असाइन कर पाएंगे, बॉसेस जो हैं वो, और उतना बेटर उनसे वर्क करवा सकते हैं एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली। तो नॉलेज फंक्शन बेसिकली हमारी नीड्स को पहचानना और वर्ल्ड को अच्छे से समझना, हमारी नीड्स को प्रेडिक्ट करना, हमें क्या चाहिए और क्या होने वाला है, तो और ये सब चीज़ों को जो है वो जानना बेसिकली हमारा एटीट्यूड का फंक्शन है। फॉर एन एग्जाम्पल, people who are not familiar with nuclear energy may develop an attitude that it is dangerous and should not be used as an energy source। तो यानी कि अगर जिस लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो अच्छी है या बुरी है, तो कुछ जिनको जो फेमिलियर नहीं है, तो उनका जो है ये एटीट्यूड इसके लिए सही नहीं रहेगा। और जो लोग जानते हैं कि ये कितना यूज़फुल है एनर्जी के सोर्स के लिए, तो उनका एटीट्यूड इसकी तरफ क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो नॉलेज फंक्शन आपका देखो यहाँ पर किस तरीके से हेल्प कर रहा है, क्योंकि अगर हमें नॉलेज है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, तो हमारे एटीट्यूड में वो हम उसको
पॉजिटिव वे में लेंगे, और अगर हमें नहीं मालूम है तो क्योंकि हमारी नॉलेज में ही नहीं है तो हमारा एटीट्यूड उसकी तरफ नेगेटिव बनेगा। तो ये आपका यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करता है, और बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो चीज़ है हमारे एटीट्यूड की, कि जितना हम जो है वो इंटेलेक्चुअल वे में सोचेंगे चीज़ों को लेकर, जितना हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे, डीप समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम लोग बेटर जो है वो वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशंस भी उतना ही बेटर अपने एम्प्लॉयज़ से प्रोडक्टिविटी ले सकेंगी काम में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स, स्टीरियोटाइपिंग इज एन अनदर एग्जाम्पल। इन द एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट अ पर्सन वी मे यूज अ स्टीरियोटाइप एटीट्यूड फॉर जजिंग द पर्सन। तो हम लोग नॉलेज के एब्सेंस में जो है बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम अपना एटीट्यूड जो है वो सही जो है तरीके से डेवलप कर पाएंगे। तो ये आपका नॉलेज फंक्शन हमारा हो गया, 4 फंक्शन हमारे हो चुके हैं एटीट्यूड के। अब सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड, यानी कि एटीट्यूड जो है हमारा कहाँ से आता है और कैसे बनता है। पीपल आर नॉट बॉर्न विद स्पेसिफिक एटीट्यूड, यानी कि जन्म से ही हमारा कोई स्पेसिफिक एटीट्यूड नहीं होता है। Attitude are basically learned, acquired from experiences, association in which we live, family, सोसाइटी, पीयर ग्रुप्स एंड पर्सनैलिटी फैक्टर्स। यानी कि हमारा जो एटीट्यूड है वो बाय बर्थ ही नहीं डेवलप होता है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है जब अब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने पीयर ग्रुप्स कलीग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जो है हम अपने एनवायरनमेंट में चीज़ों को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या है सब चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर हमारा माइंड जो है वो हमारा जो है एटीट्यूड जो है वो टुवर्ड्स डिफरेंट इवेंट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की तरफ हमारा एटीट्यूड बिल्ड होता है, और फिर हमारा नज़रिया जो है वो तैयार होता है, अच्छा बुरा, पॉजिटिव, नेगेटिव, या हम क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो एटीट्यूड तैयार होता है। सो टुडे दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ टॉपिक। ये हमने आज एटीट्यूड का जो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है डिटेल में। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जब आपको टॉपिक जो है वो किस तरीके का लगा, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।